चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी है। चलिए पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन इसको शॉर्ट में U/S 4 में डिफाइन किया है। ठीक, और इस सेक्शन को कहा जाता है चार्जिंग सेक्शन। अब एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। ठीक बच्चों, मैंने बात करी कि सर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पार्टनरशिप वर्ड का मीनिंग। आपने क्लास 11 में होप सो पार्टनरशिप का मीनिंग समझा हो, पर मेरी लाइबिलिटी है, मैं आपको एक एक चीज लीगल फ्रेम वे में समझाते चलता हूं। चलो बेटा, सबसे पहले सर पार्टनरशिप क्या, तो मैं बात करूंगा लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और बहुत ध्यान से पहले सुनना, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है क्लास 12 स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करने का, जनरली बच्चा लॉ और एक्ट वर्ड में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वो जहां पर एक्ट लिखना होता है वो वहां पर लॉ लिख देता है। क्या, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। जब भी आप मतलब क्लास 12 के अकाउंट के सिलेबस में दो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है अकाउंट के सिलेबस में, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक दी कंपनीज एक्ट 2013। ये दो एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सॉरी दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये टोटल मिला के लीगल फ्रेमवर्क में ये चार चीजें ध्यान रखना। ठीक, बात ये कर रहा हूं कि बेटा लॉ और एक्ट दो डिफरेंट टर्म है। लॉ एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब हम बात करेंगे एक वाइड टर्म है, और एक्ट उसकी एक नेरो टर्म है। लॉ में अगर बात करें सिंगल अगर लॉ टर्म की बात करें तो एक सबसे वाइड टर्म है लॉ की। कानून में बहुत सारे कानून कवर्ड है। अब कानून को कैटेगरी करिए उसकी, जैसे हम हमारे जिस पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहे हैं लॉ में कवर्ड किया है मर्केंटाइल लॉ, दैट मींस बिजनेस लॉ। बिजनेस से रिलेटेड जितने लॉ हैं उनका एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर बहुत सारे एक्ट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे वेरियस एक्ट्स कवर्ड है उसके अंदर। तो बात कर रहा हूं बेटा लॉ एक वाइड टर्म, उसके अंदर एक सब डिवीजन है मर्केंटाइल लॉ का, और मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस रिलेटेड लॉ, और उसके अंदर एक टर्म आती है फिर उसके अंदर उसका और बाइफर्केशन किया जाता है बिजनेस लॉ के अंदर एक्ट्स में, कि सर बिजनेस के ऊपर कितने डिफरेंट कैटेगरी के एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं। तो उन सारे एक्ट में से एक छोटा सा एक्ट हम बात कर रहे हैं दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ, जब भी आप लॉ वर्ड की बात करो तो बेटा हमें लॉ कहीं नहीं लिखना है, हमें हमारे सिलेबस में ऑलवेज एक्ट और लॉ में डिफरेंस करते हुए हमें लिखना है एक्ट। पॉइंट क्लियर? होप सो लॉ वर्ड क्लियर है। लॉ एक वेरी लार्ज टर्म है और एक्ट एक नैरो टर्म है, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक कानून बना हुआ है, हम पर्टिकुलर उसी कानून की बात करेंगे। इसीलिए यहां पर इंडियन पार्टनरशिप लॉ मत लिखना, यहां लिखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पॉइंट सबसे पहला क्लियर? ओके सर। अब और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। जनरली जब हम किसी भी हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, हम उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलते हैं, पुकारते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, या आदरणीय या रिस्पेक्टेड, या कुछ इस तरह से उनके नाम के आगे कुछ वर्ड हम उनके रिस्पेक्ट में लगाते हैं। क्लियर? हाँ सर। सिमिलर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है,
तो बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में हमें लॉ को रिप्रेजेंट करना होता है। इसीलिए सारे एक्ट फैक्ट हैं और सारे एक्ट के आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप कभी भी लगाना मत भूलना, अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में आपको बहुत बार लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो वहां पर आप ध्यान रखना, जब भी एक्ट वर्ड को डिफाइन करो तो रिस्पेक्टफुल मैनर में सबसे पहले दी वर्ड लगना चाहिए। ओके, एक और चीज नोटिस करने वाली वो भी सुन लो, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, पर हाँ हमारे अकाउंट्स की कॉपी जब कॉपी चेकर रीड करे तो उसके ऊपर हमारा एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए, इसीलिए बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना, अगर आप देखो तो यहाँ पर 4 वर्ड्स है, 1 2 3 और 4। चारों वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कवर किया है कैपिटल लेटर। जब भी किसी एक्ट को प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है। क्लियर? और इसके बाद डैश लगाकर जो भी जिस ईयर में ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ उसका ईयर लिखना चाहिए। ये होता है किसी भी एक्ट को प्रेजेंट करने का प्रॉपर मैनर। क्लियर बच्चों? और इसके साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना। क्लियर? हाँ सर, चलो ये बात तो समझ आए। मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, पर हाँ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, एक बेसिक डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ लॉ से रिलेटेड किया। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें ये बात समझ में आ गई, अब पार्टनरशिप के मीनिंग पर आते हैं। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन है। अब ये चार्जिंग सेक्शन वर्ड का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से समझना, जनरली हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होती है। जो चार्जिंग सेक्शन आपको यह बताती है कि क्या मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि मैं इसी पॉइंट से रिलेट करते हुए एग्जाम्पल, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं तो क्या उनके बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जा सकता है या नहीं, और अगर वो पार्टनरशिप है तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और अगर वो सेक्शन नंबर 4 की बेसिक डेफिन जो बेसिक कंडीशंस है सॉरी, अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते तो कहा जाएगा कि सर उनका बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। पॉइंट क्लियर? वापिस से सुनना, चार्जिंग सेक्शन का मतलब यह है कि सर जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उनका बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट में कवर्ड होगा। अगर उनका बिजनेस पार्टनरशिप है एज पर सेक्शन नंबर 4, एज पर सेक्शन नंबर 4 अगर उनका बिजनेस पार्टनरशिप है तो इसका मतलब यह है कि हाँ उनके ऊपर पूरा के पूरा एक्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। पॉइंट क्लियर? ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई। मतलब हमें सबसे पहले कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस वो पार्टनरशिप एक्ट में कवर्ड, उसे पार्टनरशिप एक्चुअल में वो एज पर दी लॉ वो पार्टनरशिप है या नहीं है, हम सबसे पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते। तो अब सेक्शन नंबर 4 की पूरी डेफिनेशन को मैंने 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको सेक्शन नंबर 4 को रीड करना और लर्न करना बहुत इजी रहेगा। तो पहला पार्ट, मैं सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। ठीक, मैं फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूं मिनिमम 2 पार्टीज। पहले मैं लिख देता हूं, 5 बुलेट्स में कवर किया, 5 पॉइंट में पूरी डेफिनेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस डेफिनेशन को प्रॉपर वे में एग्जाम में लिखना। दूसरा, कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा, प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट। और 5वां पॉइंट, इस सेक्शन नंबर 4 को मैंने 5
पार्ट्स में बेटा आपके लिए डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनना और समझते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई पर्सन, जब ग्रुप ऑफ पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं तो क्या उनके बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जा सकता है? चलिए हम बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 5 बेसिक पॉइंट, पूरे सेक्शन नंबर 4 का क्रक्स। सबसे पहले उन्होंने बोला सर मिनिमम 2 पार्टीज, ध्यान से सुना, मिनिमम 2 पार्टीज। मैं अपना एकेडमी का एग्जाम्पल लेकर बात करता हूं, इस सेक्शन नंबर 4 को हम जज करते हैं। क्या मेरा बिजनेस पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? ठीक, क्या मेरे बिजनेस के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? हम इस पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टीज, कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए। चलो मैं, मनीषा मैम, मधु सर, मेरी पूरी टीम, कुछ टीम ऐसी है जो फ्रंट ऑफ द कैमरा होती है और कुछ टीम के मेंबर्स ऐसे जो बिहाइंड द कैमरा है। मतलब 2 और 2 से ज्यादा पर्सन है जो एक साथ काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए। पॉइंट क्लियर? हाँ, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड, मिनिमम 2 पार्टीज होना चाहिए। हाँ, मिनिमम 2 पार्टीज है। पॉइंट नंबर 2, कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कि उन सब का जो ऑब्जेक्ट है एक साथ इकट्ठा होने का ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए, सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सब एक ऑब्जेक्ट के लिए वर्किंग करेंगे। जैसे मेरा, मनीषा मैम का, मधु सर का और रिमेनिंग फैकल्टीज का, सबका ऑब्जेक्ट है इस एकेडमी पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले उन सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर स्टडी करवाना, जिससे वो सीएमए की एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करे, क्लास 12th में मेरिट होल्डर्स बने और आफ्टर 12th या आफ्टर सीए या आफ्टर सीए इंटरमीडिएट वो एक प्रॉपर प्लेस पर प्लेस्ड हो जाए। हम सभी का बेसिक ऑब्जेक्ट सेम है कि उस बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना जिससे उसके रिजल्ट पर इंपैक्ट देखने के लिए मिले। क्लियर? मतलब हम सब चाहते हैं कि अगर जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं क्लास 12 का, कि जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों को टारगेट बनाना कि वो सेंट्रल बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है तो वो अपने रीजन में टॉप करे, सीबीएसई बोर्ड में टॉप करे, और अगर वो स्टेट बोर्ड का है तो उसके पर्टिकुलर बोर्ड का मेरिट होल्डर बने। पॉइंट क्लियर? हाँ, हम, मेरा भी, मनीषा मैम का भी, मधु सर का भी और सारी टीम का एक ही ऑब्जेक्ट है कि यहां से रैंकर्स बने। क्लियर? एक पॉइंट नंबर 1, मिनिमम 2 पार्टीज वो है। कॉमन ऑब्जेक्ट सबका ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑब्जेक्ट अलग है, मनीषा मैम का ऑब्जेक्ट अलग है, सर का अलग है, नहीं, हम सबका ऑब्जेक्ट है बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। एक्ट बोलता है कि सर जब साथ में काम कर रहे हो ना, जब आप साथ में काम कर रहे हो ना, तो साथ में काम करते टाइम आप इस इंटेंशन से एक साथ इकट्ठा हुए हैं कि सबका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे क्लास 12th अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनना। समर सीजन, गाय इतने समर में धूप में, मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जब तक गाय दूध देती है, काम मतलब उनके लिए अर्निंग देती है तब तक वो उसकी केयर करते हैं, और जब उसकी अर्निंग खत्म हो जाती है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर्सन की उतनी वैल्यू नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उस पर्सन की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती है कि उस गाय को वो केयर कर सके। तो उसके भी कुछ अपने मतलब कुछ मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों के रीजन से उस गाय को वो क्या करता है, छोड़ देता है। तो मान लेते हैं बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, उन सब ने मिलकर सोचा या हम सब ने मिलकर सोचा कि चलो यार एक छोटा सा काउ शेड बनाते हैं, मतलब गौशाला बनाते हैं। अब गौशाला बनाने के लिए सबने मिलकर इकट्ठा हो गए, सबने पैसे मिलाए और सबने मिलाकर पैसे इकट्ठे करके काउ शेड गौशाला बना लिए। पर उस गौशाला बनाने, देखो 2 से ज्यादा पर्सन, ठीक, कुछ पर्सन ने मिलकर सबका एक ऑब्जेक्ट काउ शेड बनाना, पर ये जो 3rd पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गया कि उस मूवमेंट पर सबका ऑब्जेक्ट है समाज सेवा करना, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, समाज के लिए कुछ करना। किसी का भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि इकट्ठा होकर पैसा कमाएंगे, नहीं।
तो ऐसे केस में अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठा होते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। पर मैं मेरा एग्जांपल अगर लूं, मेरा, मनीषा मैम का, मधु सर का, पूरी टीम का इकट्ठा होना, मतलब दो से ज्यादा पर्सन सब एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे और सबका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बिजनेस कर रहे, प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे, तो सबका ऑब्जेक्ट है कि सब कुछ पैसा अर्न भी करे। पॉइंट क्लियर? मतलब यहाँ पर पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। होप सो आपको तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक चीज और ध्यान से सुनना, एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी आता है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ही अपन एक तरह से डिस्कशन करें, मतलब एक साथ दो चीजें कवर हो रही है, ध्यान से देखते आना। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, एक्ट बोलता है जब आप वर्किंग करो, जब आप वर्किंग करो तो सारे के सारे पर्सन उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते काम करने के लिए, मतलब जो भी उस बिजनेस को कैरी करे। जैसे आज मैं मेरे बिजनेस मैं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं, मनीषा मैम भी करती है, मधु सर भी करते हैं, और पूरी टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? ओके। तो या तो हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट, सबके सब उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो और बिजनेस को कैरी करे, या फिर उनमें से कोई एक या कुछ पार्टनर भी वर्किंग कर सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक। जैसे मान लो कि मैं अकेला एक्टिव मेंबर हूं, दोनों मेरे पार्टनर्स हैं, एग्जांपल के लिए दोनों पर्सन हैं, और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं, मैं बिजनेस में डिसीजन लेता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप होने के लिए या तो सब मिलकर काम करें, हाँ हम सबके सब यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? ओके। या फिर कुछ कोई एक पर्सन सबके भी यहां पर, या फिर कुछ पर्सन सबके लिए वर्किंग करे। पॉइंट क्लियर? हाँ, मतलब यहां पर जो चौथी कंडीशन है वो भी हम हमारे ऊपर इस एकेडमी पर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हम सब एक साथ टीम वर्क में वर्किंग कर रहे, कोई भी इनएक्टिव नहीं है, सब एक्टिव पार्टनर है, सब एक्टिव मेंबर है। सॉरी, आई पार्टनर वर्ड यूज नहीं करता। और लास्ट सर, जो भी प्रॉफिट होगा फिर ऐसे बिजनेस का, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और फिर जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट की शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, वो प्रॉफिट की शेयरिंग होना चाहिए। मतलब आज बच्चे जो भी फीस डिपॉजिट करते, मैं सारी फैकल्टीज को जो उनका शेयर बनता है वो उनको पे कर देता हूँ। एट द एंड में बोलने का मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर जो फिफ्थ कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बच्चा जो फीस डिपॉजिट करता है सारी फैकल्टी अपना अपना शेयर ले जाती है। पॉइंट क्लियर? तो क्या इसका मतलब मेरी एकेडमी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म में कैरी ऑन हो रही है? नहीं बच्चों, मतलब ये है, पॉइंट को ध्यान से सुनना, वापिस एक बार रिपीट करता हूं। पहले तो सेक्शन नंबर 4 की 5 उनने बोला सर मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट को बेसिक वे में ऐसा बोल सकते हैं, एक कॉमन बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। उस प्रॉफिट कमाने के लिए उन सबको या तो साथ में मिलकर काम करना चाहिए, या कोई एक या कुछ पर्सन सबके बिहाफ पर वर्किंग कर सकते हैं, और फिर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का डिवीजन होना चाहिए। ये 5 कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये पांचों एक साथ सेटिस्फाइड होती है तो कहा जाता है पार्टनरशिप है, और अगर पांचों में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड होती है तो कहा जाता है पार्टनरशिप नहीं है, और आपके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब मैं वापस मेरी एकेडमी का एग्जांपल लेता हूं, क्या मेरी एकेडमी एज अ पार्टनरशिप है या नहीं है? पहली कंडीशन मिनिमम 2 पार्टीज, हाँ कवर हो रही है। इसका एक एस्पेक्ट सर मैक्सिमम कितने, सेक्शन नंबर 4 में या पूरे के पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं डिस्कशन नहीं है, उस पॉइंट पर आऊंगा पर बाद में। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड सर कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन बिजनेस, सबका एक ही ऑब्जेक्ट है, बच्चों को अच्छा स्कोर दिलवाना, उनके नॉलेज को एनहेंस करना। तीसरा प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट पे फोकस करना, प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? इसमें इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बनता है, जैसे यहाँ सर मैक्सिमम कितने, सर अगर प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्ट है और प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या पार्टनरशिप है या नहीं?
इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 4, या तो सब मिलकर काम करें, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, या कोई एक या कुछ पर्सन मिलकर सबके बिहाफ पर वर्किंग करे। और लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए मतलब जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसमें सबको अपना अपना शेयर मिलना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो कहा जाता है पार्टनरशिप है। मैं एक चीज अब क्लियर करता हूं, यहां तक क्लियर। ये 5 कंडीशन को रीड करने के बाद भी 100% कॉन्सेप्चुअली हम ये बात नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं। ये पांचों कंडीशन मेरे बिजनेस पर एप्लीकेबल हो रही है, पर मैं आपको बोल दूं कि मेरा बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप में है। मैं अकेला उस बिजनेस का ऑनर हूं, मेरी वाइफ उसके ऑनर है, उसके अलावा कोई नहीं। पर हम दोनों भी पार्टनर्स नहीं है। हमारा बिजनेस भी ये पार्टनरशिप बिजनेस में कवर्ड नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 4 इसका 100% कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं कर पाती है। हम जब लॉ पढ़ते हैं तो बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 4 रीड विथ सेक्शन नंबर 5, मतलब 4 के साथ आपको 5 एंड 6 को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या है। होप सो यहां तक कि पहला एक बेसिक पार्ट आपको क्लियर। पार्टनरशिप की सेक्शन नंबर 4 बोलती है सर मिनिमम 2 पार्टीज हो, मिनिमम 2 पार्टीज हो, उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट हो, मतलब कॉमन बिजनेस हो, वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना हो। प्रॉफिट अर्न करने के लिए या तो सब मिलके साथ में काम करे या उनके बिहाफ पर कुछ या कोई एक वर्किंग करे तो भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। पहली ये 5 कंडीशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर सिर्फ सेक्शन नंबर 4 को रीड करने पर यह पता नहीं चलता है कि बिजनेस एक्चुअल में पार्टनरशिप है या नहीं है। तो एक्चुअल पार्टनरशिप के टेस्ट के लिए सेक्शन नंबर 4 के साथ, मतलब सिर्फ सेक्शन नंबर 5 और 6 से नहीं, 4 के साथ 5 और 6 को भी रीड करना है। तो सेक्शन नंबर 5 बात करती है सर उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट वर्ड का मतलब, एग्रीमेंट एक सेक्शन नंबर 11 में पार्टनरशिप डीड की बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहा। मैं 5 और 11 में पहले डिफरेंस बता दो। 5 बात करता है जब कुछ पर्सन साथ में इकट्ठा होते हैं एक ऑब्जेक्ट लेकर, तो उनके बीच में इस बात की के लिए वो एग्री होना चाहिए कि हम सब मिलकर इस बिजनेस को साथ में कैरी करेंगे। पॉइंट क्लियर? ये कहलाता है एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 5। सेक्शन नंबर 11 में जो लिखा है वो डीड, मैं सेक्शन नंबर 11 का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में उसकी भी बात होगी। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो डीड एक अलग पॉइंट है। उसमें बात की गई है कि जब सबने मिलकर साथ में डिसाइड कर लिया कि बिजनेस करना है, तो अब सबके क्या उनके म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन बनेंगे। हमने ये तो बात कर ली कि पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, पर अब 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर के क्या राइट होंगे, क्या ऑब्लिगेशन होंगे, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीजें सेक्शन 11 में डीड में बात करते हैं, पर बाद में बात करेंगे। होप सो सेक्शन नंबर 5 समझ में आ गया। मतलब एक्टर ने बोला ये 5 कंडीशन के साथ अगली एक और कंडीशन, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। वो सब इस बात के लिए रेडी हो कि हाँ हम पार्टनरशिप में वर्किंग करेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है ये राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड मैनर में भी हो सकता है। मतलब ये है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मैनर में हो सकता है। पॉइंट को पहले ध्यान से सुनना। मतलब सबने मिलकर ऑन पेपर पर एग्रीमेंट किया, सिग्नेचर की, इसे कहा जाता है राइटिंग में एग्रीमेंट। ओरल, सबने आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रॉमिस किए बाय वर्ड्स, तो कहा लॉ बोलता है ये भी वैलिड है, इसे भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कहा जाएगा। राइटिंग में नहीं लिखा तो भी चलेगा। और पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, और उन्होंने बोला इंप्लाइड मीनिंग, मतलब भले ही आपने बाय वर्ड ना राइटिंग में ना ओरल ऐसी कोई बात नहीं करी, पर आपने इंप्लाइड में, इंप्लाइड मतलब आपने आपके कंडक्ट से ये शो कर दिया कि हाँ हम सब साथ में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मधु सर पहले मान लो अपनी एक सेपरेट क्लास चला रहे थे, मधु सर से मैंने बात करी कि सर अपन बच्चों को एक प्रॉपर फैसिलिटी देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है सर देखते ही पढ़ा के।
वो आए यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाते गए। हम दोनों ने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करी कि चलो सर पार्टनरशिप में काम करेंगे। मतलब जब दो या दो से ज्यादा पर्सन विदाउट कोई ओरल या राइटिंग में कोई एग्रीमेंट किए अगर साथ में कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे और अपने कंडक्ट से, अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से ये शो कर दे कि हम दोनों आपस में जब काम कर रहे एक ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे, तो एक्ट बोलता है इसे भी एग्रीमेंट माना जाएगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, यस। इंप्लाइड मैनर मतलब राइटिंग में नहीं है चलेगा, राइटिंग में नहीं है चलेगा, ओरल नहीं है चलेगा, पर आपके कंडक्ट से अगर आप ये शो कर रहे हो कि आप पार्टनर हो तो भी एक्ट बोलता है माना जाएगा कि आपके बीच में एग्रीमेंट है। पॉइंट क्लियर? मतलब बेसिक वे में बात करें, बहुत ज्यादा, क्योंकि सीए फाउंडेशन में जब लॉ पढ़ते तब इस वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, पर अकाउंट्स पढ़ते टाइम अभी इसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो बेसिक बात सर, ये 5 कंडीशन, 2 पार्टी, कॉमन ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट, सब मिलके काम करे या सबके बिया पर एक या कुछ मिलके काम करे, और जो भी काम करने से प्रॉफिट बने उसके आपस में डिस्कशन, सॉरी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर सेक्शन नंबर 5 की कंडीशन, सर सब मिलकर इस बात के लिए एग्री है। और सेक्शन नंबर 6 टेस्ट ऑफ एक्चुअल पार्टनरशिप, मतलब एक्चुअल में पार्टनरशिप है या नहीं उसका एक्चुअल टेस्ट सेक्शन नंबर 6 बात करता है। अब ध्यान से सुनना, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, मैं सेक्शन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी और सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक फर्म में 3 पार्टनर है, एक्ट बोलता है कि हम पार्टनरशिप तभी मानेंगे जब उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। वर्ड पे फोकस करना। एक्ट बोलता है हम मानेंगे एक, मतलब कुछ पर्सन जब साथ में काम करते हैं तो सेक्शन 4, 5 के साथ अगर सेक्शन नंबर 6 भी सेटिस्फाइड होती है तो माना जाएगा कि एक्चुअल में वो पार्टनरशिप है। ध्यान से सुनना, जब ए कंडक्ट करेगा फर्म के लिए तो वो अपने कंडक्ट से बी और सी दोनों को लाइबल बनाएगा। मतलब खुद तो लाइबल बनेगा, मतलब ए मार्केट में गया किसी बिजनेस के वर्क से और वो कोई कंडक्ट कर रहा है तो वो अपने काम से अपने साथ बी और सी को भी लाइबल बनाएगा। मतलब ए तो लाइबल बन रहा है, साथ में बी और सी को भी लाइबल बनाएगा, तो कहां जाता है पार्टनरशिप है। मतलब आउटसाइडर जिसके साथ ए ने वर्क किया, ए ने जिसके साथ कोई कंडक्ट किया, वो आउटसाइडर ना सिर्फ ए को लाइबल बनाएगा, वो ए को तो बना सकता है, ए के साथ साथ बी और सी को भी लाइबल बना सकता है। और ऐसे केस में बी और सी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो तेरे साथ कोई काम ही नहीं किया तो तू मेरे से क्यों बात कर रहा है, तेरे साथ तो ए ने काम किया था, ए ने कंडक्ट किया था, तू ए से बात कर। एक्ट बोलता है जब ये चीज उनके बीच में, मतलब एक पर्सन के कंडक्ट से रिमेनिंग ऑल पार्टनर अगर लाइबल बनते हैं तो एक्ट बोलता है कहा जाता है पार्टनरशिप है। इसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। जब बी कंडक्ट करेगा तो वो अपने साथ ए और सी को लाइबल बनाएगा खुद के साथ, और जब सी कंडक्ट करेगा तो वो अपने साथ साथ ए और बी को भी लाइबल बनाएगा। और ए और बी, मतलब यहाँ बी और सी, यहाँ ए और सी और यहाँ ए और बी भी अगर लाइबिलिटी साथ में एक्सेप्ट करेंगे तो कहा जाता है उनके बीच में पार्टनरशिप है। पॉइंट क्लियर? ओके। अब ध्यान से सुनना, मतलब अगर अपन ओरल पार्टनरशिप की बात करें, मैं मेरा जो एग्जांपल ले रहा था, मेरे एग्जांपल के केस में, जिस एकेडमी के केस में, अगर मान लीजिए कोई प्रिंट मीडिया वाला, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी वाला कोई एडवर्टीजमेंट लेने आता है और अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट पेपर में देता हूं और उसका पेमेंट मांगने के लिए वो अदर फैकल्टी या टीम के किसी मेंबर को लाइबल बनाए, तो बताओ क्या वो अदर मेंबर लाइबल बनेगा? सर नहीं बनेगा। इवन मेरी वाइफ भी इंप्लाइड मैनर में, हस्बैंड वाइफ भी कभी पार्टनर नहीं होते हैं। ये सेक्शन नंबर 6 में क्लियरली डिफाइन है। पॉइंट क्लियर? ऑलवेज इस एकेडमी के कंडक्ट के लिए चाहे ए बी काम करे, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं, मधु सर और मनीषा मैम, हम तीनों में चाहे मैं काम करूं तो भी मैं अकेला लाइबल हूं, मधु सर काम करें इस एकेडमी के बिहाफ पर तो भी मैं ही लाइबल हूं, और मनीषा मैम अगर काम करें तो भी मैं ही लाइबल हूं।
तो ऐसे केस में ये पार्टनरशिप नहीं है। पॉइंट क्लियर? पार्टनरशिप तब कहीं जाती है जब तीनों सेक्शन एक साथ सेटिस्फाइड होती है। मिनिमम 2 पार्टीज, कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन बिजनेस, वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट वाला होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए, उस बिजनेस को सब मिलकर करें या कुछ पर्सन या एक सबके बिहाफ पर वर्किंग करे, और पांचवें कंडीशन वो जो भी प्रॉफिट हो वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। सेक्शन नंबर 5 एग्रीमेंट हो, इंप्लाइड मैनर भी चलेगा, एक्सप्रेस में राइटिंग और ओरल दोनों चलेगा। और सेक्शन नंबर 6 म्यूचुअल एजेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के टेस्ट को समझने के लिए कि सर जब एक पर्सन कंडक्ट करेगा तो उसके कंडक्ट से अगर रिमेनिंग उसके कंडक्ट से वो अपने साथ साथ फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स को भी उतना ही लायबल बना सकता है, तो कहा जाता है पार्टनरशिप है। और अगर ये चीज ये टेस्ट मिसिंग है तो कहा जाता है पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। होप सो अभी बेसिक पॉइंट डिस्कस किया, इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चन साथ में लेकर आता हूं, पर होप सो यहां तक का एक पूरा डिस्कशन बहुत अच्छे से क्लियर। चलो बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पार्टनरशिप वर्ड के मीनिंग को दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रीड विद सेक्शन नंबर 4 रीड विद 5 एंड 6 को कंप्लीट किया और पार्टनरशिप का मीनिंग देगा। पर फिर भी अभी तक अपन ने सारे कॉर्नर्स टच नहीं किए। सर मतलब क्या? एग्जांपल ध्यान से देखना। सर मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? बात ही नहीं करी हमने। प्रॉफिट मोटिव मतलब उन्होंने बोला कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेस होना चाहिए। क्या बिजनेस इलीगल होगा तो वैलिड होगी पार्टनरशिप? क्योंकि पूरे के पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी ऐसा डिस्कशन नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, अरे प्रॉफिट मोटिव तो है, पर पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट उठा के देखिए, पूरी पार्टनरशिप में एवरी ईयर लॉस है। क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है? और आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, सर प्रॉफिट तो चलो ठीक है, पर पार्टनरशिप डीड में लिख लिया सेक्शन नंबर 11 वाली जिसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक, उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट नहीं, मतलब क्लियर लिखा है प्रॉफिट होगा तो शेयर होगा, पर लॉस होगा तो सिर्फ एक पार्टनर बियर करेगा। क्या वो पार्टनरशिप वैलिड है? पॉइंट मेरा बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर बहुत सारे कॉर्नर्स है जिन पर क्वेश्चन होना जरूरी है। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे 12th अकाउंट के सिलेबस से जितना रिलेवेंट है मैं उतनी बात करता हूं। अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना हो तो मैं इसका सेपरेट वीडियो डालूंगा। सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट डिटेल में है, जिसे डिटेल में फाउंडेशन लेवल पर एक्सप्लेन करता हूं। पर चलो अभी हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उन क्वेश्चन पर उनका आंसर देखते हैं। सर मिनिमम 2, बेटा मैक्सिमम दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं नहीं लिखा है। कहां लिखा है? लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013। सर ऐसा कैसे? इंडिया में लॉ बना है, भारत का संविधान सबसे बड़ा विधान, ठीक, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है, जो सुप्रीम है, उसके बाद सारे एक्ट लॉ और एक्ट आते हैं, ठीक, ध्यान से सुनना। क्लियर लॉ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एक एक्ट में अगर कुछ लिखा है तो दूसरा एक्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। तो कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन, ध्यान से देखना बेटा, अंडर सेक्शन 464 को जब अपन रीड करें तो यहां पर लिखा है सर 100 मेंबर्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है रन हो रहा है और उसके अंदर मेंबर मतलब पार्टनरशिप, अगर उसके अंदर मेंबर 100 को क्रॉस करते हैं तो ऐसी पार्टनरशिप को कंपलसरी कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन है, मैं इस रीजन को जब अपन कंपनीज वाले चैप्टर में आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उस लॉजिक को एक्सप्लेन करने जाऊंगा बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए उस लॉजिक को यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 100% कंपनीज, जब अपन कंपनीज वाले चैप्टर की अकाउंटिंग पर आएंगे 100% इसका लॉजिक वहां डिफाइन करूंगा। तो अभी अपन बात करें तो अंडर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट
2013 में 100 मेंबर्स की लिमिट है। सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला 50 मेंबर्स। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट में जो ओरिजिनल लिमिट है वो 100 की है, पर इस 100 की लिमिट को कंपनीज एक्ट में ही रिड्यूस कर दिया गया है। सर ये रिड्यूस लिमिट कहां लिखी है, तो वो लिमिट लिखी है दी कंपनीज मिसक्लैनियस रूल 2014। फिर से सुनना, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनी के अंदर रूल्स बने हैं, उसके अंदर एक रूल बनाया है द कंपनीज मिसक्लैनियस रूल 2014, और उसका रूल नंबर 10 जब आप रीड करोगे वहां इस 100 की लिमिट को रिड्यूस करके 50 कर दिया गया है। मतलब एक बहुत बेसिक सी बात है, लॉ को अमेंड करना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, पर रूल को अमेंड करना, क्योंकि रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे 50 की लिमिट को विड्रॉ कर सकती है, पर एक्ट के अंदर 50 की लिमिट होती, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करो, बेसिक वे में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उस पॉइंट पर डिस्कशन कर दे। सर कंपनी, प्लीज ध्यान से सुनना, दी कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464 में लिखा है 100 मेंबर से ज्यादा की पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। अगर वो 100 से ज्यादा अगर मेंबर्स है तो उसे कंपलसरी कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट होना होगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी। लॉजिक रीजन अभी यहां डिफाइन नहीं कर रहा हूं, कंपनीज वाले चैप्टर में 100% डिफाइन करूंगा। पॉइंट नंबर सेकंड, सर आपने 50 की लिमिट बोली, हाँ बेटा 50 की लिमिट है, कंपनीज रियल ओरिजिनल कंपनीज एक्ट में 100 की लिमिट है, पर जब अपन उसके रूल्स को रीड करते दी कंपनीज ब्रैकेट में मिसक्लैनियस रूल 2014 अंडर रूल 10, मतलब दी कंपनीज ब्रैकेट में मिसक्लैनियस रूल डैश लगा के 2014 जो रूल बने हुए हैं उसका अंडर रूल 10 के अंदर जो लिमिट है उस लिमिट को 50 कर दिया गया है। पॉइंट क्लियर? ओके सर, तो मैक्सिमम मेंबर कितने होना चाहिए? 50 होना चाहिए। कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013, दी कंपनीज एक्ट 2013 100 की लिमिट को उसने रिड्यूस कर दिया, दी कंपनीज मिसक्लैनियस ब्रैकेट में मिसक्लैनियस रूल 2014 अंडर रूल 10। क्लियर? हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, कॉमन ऑब्जेक्ट। हमने बात करी ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेस, एक कॉमन बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस तो होना चाहिए, पर उस बिजनेस की वैलिडिटी के ऊपर पूरे एक्ट में कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं है। पूरे पार्टनरशिप एक्ट को डिटेल में रीड कर लो, कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वैलिड होना चाहिए या लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी वैलिड होगी। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये ओरिजिनली दी इंडियन, ध्यान से सुना, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है। ये ओरिजिनली का पार्ट था और आज भी है। पॉइंट को ध्यान से सुनना, ठीक? मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जब सारे पार्टनर्स मेंबर्स मिलके एग्री होते हैं अंडर सेक्शन 5 में, तो ये जो बात है एग्री होना, उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना, एक मुद्दे पर एक पॉइंट पर उनकी कंसेंट मिलना कि हाँ हम रेडी हैं एक साथ काम करने के लिए, ये जो उसमें एग्रीमेंट वर्ड है ना, इसकी जो लीगल वैलिडिटी होना चाहिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। और वहां पर लिखा हुआ है कि जो भी आप साथ में एग्रीमेंट बनाओ वो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए। मतलब ओरिजिनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था और वहां पर वैलिड वर्ड, वैलिड ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है। और वहीं से, क्योंकि एक ऐसा बोला जा सकता है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बाप है वो दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और जब बाप ने बोला कि काम वैलिड करना है तो बच्चा अगर इनवैलिड काम करेगा तो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट क्लियर?
हाँ सर, मतलब अगर पार्टनरशिप इनवैलिड वर्क के लिए, इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए बनी है तो वो पार्टनरशिप कभी भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं होगी, लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर? ओके। और आगे जाके प्लीज ध्यान से सुनना, आगे जाके जब हम सेक्शन नंबर 40 से 44 में बात करेंगे वहां पर एक पॉइंट आएगा कि अगर अंडर सेक्शन 41 में कि अगर आपकी पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट इनवैलिड हो जाता है, आपने तो वैलिड ऑब्जेक्ट से पार्टनरशिप स्टार्ट करी पर किसी भी रीजन से आपका बिजनेस गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो इमीडिएट आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। होप सो पॉइंट क्लियर, मतलब पार्टनरशिप वैलिड ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते, मैंने पॉइंट डिस्कस किया था सर प्रॉफिट शेयरिंग। अरे प्रॉफिट शेयरिंग, एक एग्जांपल लेता हूं पहले प्रॉफिट के ऊपर। मान लीजिए ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों बोले अपन साथ में काम करेंगे, पर ए और बी ने सी को बोला कि भाई तू भी हमारे साथ काम करना, बोला हाँ मैं काम करूंगा, पर हम देखो मंथली 10,000 रुपीज की सैलरी देंगे। बोले सैलरी मतलब, बोले बाकी प्रॉफिट हो चाहे ना हो हम तुझे हमारी जेब से पे करेंगे, लॉस होगा तो भी हमारी जेब से देंगे, और प्रॉफिट होगा ज्यादा तो तू उसके तरफ नजर मत लगाना। सी बोला ठीक है, तो मुझे बताइए क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है? एक्ट बोलता है नहीं है। प्रॉफिट का मतलब भी साथ में काम करने से जो रिजल्ट अराइज होगा उसमें शेयरिंग चाहिए। प्रॉफिट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये तो आपने एज ए एम्प्लॉय बना लिया। क्योंकि मैंने बात करा था ए बी सी जब एक पर्सन कंडक्ट करेगा तो वह अपने कंडक्ट से खुद तो लाइबल है, साथ में अदर को भी लाइबल बनाएगा। यहां पर सी प्रॉफिट शेयरिंग में लाइबल नहीं है, ये एज ए एम्प्लॉय है तो ये किसी भी तरीके से लाइबल नहीं बनेगा। हाँ एक पॉइंट यहां पर क्लियर कर सकते हैं कि मान लीजिए तीनों के तीनों पार्टनर हैं, पर सी ने बोला कि भैया किसी भी केस में मुझे प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं चाहिए। यस ये वैलिड है क्योंकि उसे एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, उसको गारंटी दी जा रही है, इसके ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तो यस उसे मिलेगा। पॉइंट क्लियर? अगर आपने किसी पर्सन को एज अ सैलरी बेसिस पर, वेजेस बेसिस पर, फिक्स अमाउंट पर अपॉइंट कर लिया, वो कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप इन दो के बीच में हो सकती है, अगर इसको मिलाकर बात करें तो ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। पॉइंट क्लियर? ओके सर, एक और पॉइंट सर, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। सर पिछले 10 सालों से पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट उठाकर देखो, इनकम स्टेटमेंट उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने पिछले 5 सालों से प्रॉफिट कमाया ही नहीं। तो क्या अपन ने बोला, सॉरी एक पॉइंट छूट गया था, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, अरे प्रॉफिट ही नहीं है पिछले 5 सालों में, तो फिर अब ऐसे केस में क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है? हाँ सर ये पार्टनरशिप वैलिड है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करने का हो, पिछले 5 सालों से अगर आपने प्रॉफिट ना कमा पाए तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है यहां पर इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग का हो, फिर भले ही आपने कभी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, उससे पार्टनरशिप फर्म की वैलिडिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग में अपन एक बात करी, अब दूसरा एग्जांपल यहां पर लेता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, मान लीजिए ये 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि प्रॉफिट होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर लॉस होगा तो अकेला ए बियर करेगा। वैलिड है ये? यस वैलिड है। एक्ट बोलता है, लॉ की टर्मिनोलॉजी पर बात करें तो एक्ट बोलता है प्रॉफिट की शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, लॉस की शेयरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट ना भी किया जाए तो भी वैलिड है, और अगर अकेला एक पार्टनर बियर करे तो भी वैलिड है, पर प्रॉफिट होगा तो सारे पार्टनर्स के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है। ये जो छोटी छोटी बातें बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना। होप सो जितना हमारे क्लास 12th के अकाउंट से रिलेट करते हुए पार्टनरशिप को समझना था मैंने सारे एंगल कवर कर लिए। मतलब मिनिमम 2 यहां लिखा है, मैक्सिमम कितने? कंपनीज दी कंपनीज एक्ट 2013 100 लिमिट, फिर 100 की लिमिट को कंपनीज एक्ट में रूल बनाकर रिड्यूस किया। दी कंपनीज ब्रैकेट में मिसलेनियस ब्रैकेट क्लोज रूल 2014 अंडर रूल 10 50 की लिमिट।
क्लियर। कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कॉमन बिजनेस, बिजनेस वैलिड होना चाहिए, ये चीज पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखी है। दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एग्रीमेंट वर्ड से अपन इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि एग्रीमेंट तभी वैलिड होता है जब उसका ऑब्जेक्ट वैलिड हो, और वैलिड ऑब्जेक्ट अगर आगे जाके इनवैलिड हो जाएगा तो अंडर सेक्शन 41 में क्लियर लिखा है कि पार्टनरशिप इमीडिएट आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। मतलब इनवैलिड ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई पार्टनरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमने बोला प्रॉफिट मोटिव, सर प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन हो, पर मान लो पिछले 5 सालों से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एड बोलता है प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन हो, आप अगर एफर्ट लगा रहे हो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, क्लियर, पर ऑब्जेक्ट अर्निंग का होना चाहिए। फिर उसके बाद अपन ने बात करी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में अगर किसी पार्टनर को सैलरी बेस पर रख लिया तो वो पर्सन आपके फर्म का पार्टनर नहीं होगा, और उसे इन्वॉल्व कर लिया अगर आपने, उसे इन्वॉल्व कर लिया अगर आपने, तो फिर एक्ट बोलता है वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है, क्लियर। फिर अपन ने एक पॉइंट और डिस्कस किया, सब प्रॉफिट की शेयरिंग लिखिए, लॉस की शेयरिंग, मान लो उनके बीच में ऐसा लिखा कि हम लॉस नहीं बांटेंगे, तो सर वो वैलिड है, हाँ पार्टनरशिप वैलिड है। या ऐसा लिखा है कि कुछ पार्टनर या एक पार्टनर ही लॉस बियर करेगा, तो ऐसी पार्टनरशिप वैलिड है, यस बेटा ऐसी पार्टनरशिप वैलिड है, क्लियर। होप सो पार्टनरशिप टर्म कंप्लीट। प्लीज जितने पॉइंट बोले कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कंप्लीट।